एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुष्मिता एसपी। तो सबसे पहले तो आप लोग सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज जो है मैं क्लास 8 के लिए लेकर के आ गई हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर साइंस का। ठीक है, मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी हो चुका है क्लास 8 के लिए, तो आज मैं वही लेकर के आप सभी के साथ आ गई हूँ। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो आपके एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं, इसलिए स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो चैनल पर नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। तो आज हम देखने वाले हैं साइंस का टोटल 50 क्वेश्चंस मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आंसर करना जो है बिल्कुल भी ना भूले, आंसर देते हुए चलिए। सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है, कहाँ पे सूक्ष्म जीव का निवास स्थान होता है। ऑप्शंस देखिए, वायु में, पानी में, जीव जंतुओं पर और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। सभी जगहों पे सूक्ष्म जीव जो है वो निवास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रोग मच्छर से फैलता है। कौन सा रोग मच्छर से फैलता है, पोलियो, रिंगवॉर्म, हैजा और मलेरिया। तो कौन सा रोग मच्छर के काटने से फैलता है, आप लोगों ने सुना ही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा रोग मच्छर काटने से फैलता है, मलेरिया। मलेरिया रोग जो है वो क्या होता है, मच्छर के काटने से फैलता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सूक्ष्म जीव सहायक है। बायोडीजल का जो निर्माण होता है उसमें कौन सा सूक्ष्म जीव जो है सहायक है। ऑप्शन देखिए, प्रोटोजोआ, जीवाणु, शैवाल और कवक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। शैवाल जो है बायोडीजल के निर्माण में क्या करता है, सहायता करता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्न में से सबसे बड़ी कोशिका कौन है। सबसे बड़ी कोशिका कौन है। ऑप्शंस देखिए, अमीबा, शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा एंड इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या हो जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। कोशिका के किस भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है। कौन से भाग में गुणसूत्र उपस्थित होता है, केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, कोशिका वृत्ति में, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केंद्रक में। कहाँ पे उपस्थित होता है, केंद्रक में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। किस धातु की भौतिक अवस्था द्रव रूप में होती है। कौन सी ऐसी धातु है जिसकी भौतिक अवस्था जो है वो द्रव रूप में होती है। ऑप्शंस देखिए, जस्ता, तांबा, पारा और टीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पारा। पारा जो है वो द्रव रूप में होती है, लेकिन वो क्या होती है, धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरे करने हेतु किस धातु का उपयोग किया जाता है। एक्सरे करने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है। ऑप्शंस देखिए, टीन, सोना, तांबा और लेड। किसका उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, लेड। एक्सरे करने के लिए किस चीज़ का, कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है, लेड धातु का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता विद्यमान है। झारखंड का जो जादूगोड़ा है वहाँ पे किस धातु की प्रचुरता जो है विद्यमान है। तो यहाँ पे ऑप्शन है कोयला, अब्रक, यूरेनियम और अयस्क। कौन सा धातु होगा। अगर आप लोग को सही आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी करते जाइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यूरेनियम। झारखंड के जादूगोड़ा में किस धातु की प्रचुरता है, तो यूरेनियम की प्रचुरता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, धातुओं का वह गुण जिससे उसे पीट कर चादर बनाई जा सकती है। धातु का वह गुण जिससे उसे पीट करके क्या बना सकते हैं, हम चादर बना सकते हैं, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शंस देखिए, तन्यता, कुचालकता, आघातवर्धीनता, लचीलापन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आघातवर्धीनता। ठीक है, धातुओं का वह गुण जिससे उसको पीट कर
चादर बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं आघातवर्धीनता। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। इनमें से ऊष्मा की सबसे कम चालक धातु कौन सी है? ऊष्मा का सबसे कम चालक धातु कौन सा है इसमें से? देख लीजिए, एल्युमिनियम, पारा, चांदी, सोना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, पारा। पारा जो है वो ऊष्मा का कम चालक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? कौन सा घोल विद्युत का कुचालक है? यहाँ पे देखिए ऑप्शंस देखिए, नींबू का रस, नल का पानी, सिरका, आसूत जल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, आसूत जल। आसूत जल जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, याद रखिएगा इसको। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विद्युत लेपन, ऑक्सीकरण, जस्तीकरण, विद्युत अपघटन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। किसी धातु पर इच्छित धातु की परत निक्षेपण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहा जाता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से किन में आंतरिक जनन होता है? कौन से ऐसे यहाँ पे जीव है जिनमें आंतरिक जनन होता है? ऑप्शंस देखिए, मछली, मेढक, स्टारफिश, मुर्गी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मुर्गी। मुर्गी में आंतरिक जनन होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रा में जनन की विधि। हाइड्रा में कैसे जनन होता है? बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन और द्विविभाजन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। हाइड्रा में कैसे होता है जनन? तो मुकुलन के द्वारा होता है। 15 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दबाव क्या होता है? ऑप्शंस देखिए, घटता है, बढ़ता है, दोनों, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, घटता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। दाब का मात्रक क्या है? दाब का क्या मात्रक है? ऑप्शन देखिए, पास्कल, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों होगा। ठीक है, ये दोनों दाब का जो है मात्रक है। पास्कल भी बोल सकते हैं और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एकदम अच्छे से याद कर लीजिए, ये दाब का मात्रक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से दोनों आपको दे दिया, मतलब भ्रमित करने के लिए। तो क्या करोगे आप? तो इसीलिए दोनों करके आना है। अगर पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर रहेगा तो दोनों को करके आना है, और दोनों में से एक रहेगा तो एक को करके आना है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। निम्नांकित बलों में से कौन सा संपर्कित बल है? कौन सा संपर्कित बल है? ऑप्शन देखिए, गुरुत्व बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, घर्षण बल। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अदहनशील है? कौन सा पदार्थ जो है अदहनशील है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल और पत्थर। करेक्ट आंसर क्या होगा? पत्थर। पत्थर अदहनशील है, इसमें से हम आग नहीं जलाते ना, इसमें क्या जलता है? कोयला जलेगा, लकड़ी जलेगा, पेट्रोल जलेगा, ये दहनशील पदार्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन में 19 है आपका, किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ है। किसी पदार्थ के दहन का पोषक पदार्थ कौन कौन से हैं? यहाँ पे ऑप्शंस देखिए, कार्बन, जल, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो करेक्ट आंसर होगा सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, ये दहन का पोषक पदार्थ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है? ऑप्शन, सबसे बाहरी भाग, सबसे अंदर का भाग, मध्य भाग। ये सभी भाग समान रूप से गर्म होते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सबसे बाहरी भाग। सबसे बाहरी भाग जो है किसी ज्वाला का वो अधिक गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नांकित में से कौन दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? कौन से दो गुणसूत्र मिलकर नर शिशु के रूप में विकसित होता है? ऑप्शंस देखिए, XX,
एक्स वाई, वाई वाई, एक्स एक्स वाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एक्स वाई जब मिलेगा तभी वो नर शिशु बनता है, और एक्स एक्स मिलकर क्या बनेगी? वो लड़की, मादा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस हम कब मनाते हैं? ऑप्शन देखिए, 21 दिसंबर, 21 जून, 1 दिसंबर, 1 जून। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? स्त्रियों में जो मासिक स्राव होती है उसकी सामान्य अवधि क्या है? ऑप्शन देखिए, 22 दिन, 14 दिन, 35 दिन, 28 दिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 28 डेज। क्या होता है ये? 28 डेज होता है। क्वेश्चन नंबर 24, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ऑप्शन देखिए, आभासी, वास्तविक, धुंधला, कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आभासी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। वह रेखा कौन सी? वो रेखा है जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी दिखा सकता है। ऑप्शंस देखिए, पेरिस्कोप, क्लीडोस्कोप, विक्षेपण, दूरबीन। करेक्ट आंसर क्या होगा? पेरिस्कोप। क्या हो जाएगा? पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? आंख में जो प्रकाश जो है प्रकाश की जो किरण है उसको कौन प्रवेश करता है, तो उसको कौन नियंत्रित करता है? ऑप्शंस देखिए, पुतली, आइरिस, कॉर्निया, रेटिना। करेक्ट आंसर है पुतली। क्या हो जाएगा? पुतली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली एवं अक्टूबर से दिसंबर तक फसल की कटाई वाली फसलें कहलाती है। कौन सी फसल कहलाती है? ऑप्शंस देखिए, रबी, खरीफ, दलहन, तिलहन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, खरीफ। वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोया जाता है? खरीफ फसल बोया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ फसल और रबी फसल का क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वपोषी उदाहरण है। स्वपोषी का उदाहरण कौन है? ऑप्शन देखिए, गाय, बकरी, तिलचट्टा, अमरूद का पौधा। तो स्वपोषी भोजन सिर्फ कौन कर सकता है? पेड़ पौधे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, हार्वेस्टर मशीन द्वारा फसल की डैश की जाती है। हार्वेस्टर मशीन के द्वारा फसल की क्या की जाती है? ऑप्शंस देखिए, जुताई, भंडारण, कटाई और धुलाई। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कटाई। हार्वेस्टर मशीन के द्वारा क्या की जाती है? फसलों की कटाई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बड़े शहरों में रात्रि में चांद, तारे, ग्रह, उपग्रह क्यों नहीं दिखाई देता है? ऑप्शंस देखिए, उन्हें कोई देखता ही नहीं है। बड़े शहरों में विद्युत छज्जा में छिप जाते हैं। धूल धुएं से भरे आसमान में कहीं खो जाते हैं। इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धूल और धुएं से भरे आसमान में वो कहीं पे खो जाते हैं, इसलिए वो साफ साफ दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31, सबसे दूर का ग्रह कौन है? सबसे दूर का ग्रह कौन है? ऑप्शन देखिए, नेपच्यून, शुक्र, शनि। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नेपच्यून। नेपच्यून जो है सबसे दूर का ग्रह है। 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? खगोलीय पिंड की जो दूरी होती है उसको कौन से इकाई में मापते हैं? ऑप्शन देखिए, प्रकाश वर्ष, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रकाश वर्ष। इसको प्रकाश वर्ष में मापा जाता है खगोलीय पिंडों की दूरी को। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ, किस घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? कौन सी घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण कम होता है? ऑप्शन देखिए, स्थैतिक घर्षण, लोटनिक घर्षण, दोनों। इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण की अपेक्षा सर्पी घर्षण जो है वो कम होता है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। तरल हवा जल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल डैश किया जा सकता है। क्या किया जाता है घर्षण बल को? अगर तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल को क्या किया जाता है? यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अधिक, कम, समान और इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम। कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तु को उचित आकार देकर घर्षण बल को कम किया जाता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 है, किस आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण कम हो जाता है? कौन सी आकृति की वस्तु पर तरल घर्षण जो है वो कम हो जाता है? ऑप्शन देखिए, आयताकार, वर्गाकार, नौकाकार या वृत्ताकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौकाकार। नौकाकार वस्तु की आकृति पर तरल घर्षण कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसे कहा जाता है? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा किसको कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, रेशम, नायलॉन, रेयॉन और पॉलिस्टर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नायलॉन। नायलॉन को जो है प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेखा कहा जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। निम्न में से किस धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? कौन से धागे की मजबूती सबसे अधिक होती है? ऑप्शन देखिए, कपास, ऊन, नायलॉन और रेशम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नायलॉन। नायलॉन जो धागे है उसकी मजबूती जो है सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ बढ़ते हैं। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर किसकी परत चढ़ी होती है? किस चीज़ की परत चढ़ी होती है दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर? ऑप्शंस देखिए, मेलामाइन, बेकालाइट, पॉलीथीन, पॉलीविनाइलिन क्लोराइड। करेक्ट आंसर होगा मेलामाइन। क्या हो जाएगा? मेलामाइन। दमकल कर्मचारियों के कपड़ों पर क्या चढ़ी होती है? कौन सी परत चढ़ी होती है? मेलामाइन की परत चढ़ी होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 है, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? ध्वनि की प्रबलता कौन से कारक पर निर्भर करती है? ऑप्शन है यहाँ पे, आयाम, तारत्व, प्रबलता, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आयाम। ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है? आयाम पर निर्भर करती है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों को क्या करना पड़ता है? ऑप्शंस देखिए, कि आवृत्ति घटानी होगी, कि आवृत्ति बढ़ानी होगी, का आयाम बढ़ाना होगा, का आयाम घटाना होगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि की प्रबलता घटाने के लिए हमें ध्वनि के कंपनों का आयाम घटाना होगा। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। 41 है, पराश्रव्य ध्वनि के कंपनियों की आवृत्ति होती है। पराश्रव्य जो ध्वनि होती है उसके कंपन मतलब कंपन की जो ध्वनि होती है वो कितनी होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, 20 हर्ट्स और 20,000 हर्ट्स के बीच, 20 हर्ट्स से नीचे, 20,000 हर्ट्स से ऊपर, 500 हर्ट्स और 10,000 हर्ट्स के बीच। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 20,000 हर्ट्स से ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, रिक्टर पैमाने पर किस तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? कौन सा तीव्रता वाला भूकंप विनाशकारी माना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, 3 तीव्रता वाला, 4 तीव्रता वाला, 5 तीव्रता वाला, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 7 या उससे अधिक तीव्रता वाला। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। वायुमंडलीय विद्युत की खोज की थी। वायुमंडलीय विद्युत की खोज किसने की थी? ऑप्शन देखिए, थेल्स ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, न्यूटन ने, बेलियम गिलबर्ट ने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऊन से रगड़ी गई एबोनाइट की दूसरी छड़ को आकर्षित करती है। ऊन के साथ घिसने वाली एक और एबोनाइट रॉड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ को आकर्षित करती है। रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़ को प्रतिकर्षित करती है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। वायुमंडल में किन गैसों की वृद्धि से
विश्व तापन की समस्या हो रही है? कौन सी गैस की वृद्धि से विश्व तापन की समस्या हो रही है? ऑप्शन देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन, हाइड्रोजन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड एवं मीथेन। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। पृथ्वी पर पाए जाने वाली विशाल विवर्तनिक प्लेटों की संख्या, पृथ्वी पर पाए जाने वाली विवर्तनिक प्लेटों की संख्या क्या है? ऑप्शंस देखिए 6, 7, 8 और 10। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 6। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 47। ताजमहल में लगे पत्थरों का क्षरण हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? ताजमहल के जो पत्थरों का क्षरण हो रहा है उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, अम्ल वर्षा, विस्थापन, विश्वतापन, सीएनजी और एलपीजी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण उसके पत्थरों का क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। द्वितीय प्रदूषक कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सल्फर एवं नाइट्रोजन के अम्ल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 है, 1 सेकेंड। 49 क्वेश्चन नंबर है आपका, कुछ प्रजातियों का विलुप्त होने और गायब होने के कारण है, क्या कारण है? ऑप्शंस देखिए, आवासों का विनाश, पेड़ का लगना, वनों का क्षरण, शिकार। यहाँ पे देख लीजिए, अब आपको दिया हुआ ऑप्शंस में ए में है 1 और 2, सी में है 3 और 4, बी में है 2 एंड 3, डी में है 1 एंड 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 1 एंड 4, आवासों का विनाश और शिकार। इसके कारण क्या हो रहा है? कुछ प्रजातियां जो है वो विलुप्त हो जा रही है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? ऑप्शन देखिए, कोक, गैस, विटामिन और पेट्रोल। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन। इसको क्या किया जाता है? इसको सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। जो जितने 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया है, मॉडल क्वेश्चन पेपर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चंस को आप लिख के और अच्छे से, अगर आप लिख कर उसको नहीं करना चाह रहे हैं तो आप अच्छे से क्लास को 2 बार 3 बार रिपीट करके देख लीजिए, आंसर को अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम कब है? 28 जनवरी को आप लोगों का एग्ज़ाम है और सारे पेपर का एग्ज़ाम है। तो अभी से अच्छे से करते हुए चलिए, जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को मिल रहे हैं उसका रिवीजन ज़रूर से ज़रूर कीजिए। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले चैनल को, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे।